Hello students, in this video we will discuss about linear simultaneous equations. What is linear simultaneous equation? That is equations of degree 1 डिग्री की जो इक्वेशन होगी आपके पास में वो कहलाती है लीनियर इक्वेशंस. साइमल्टेनियस यू हैव मोर देन वन इक्वेशंस लाइक these two equations. a1x plus b1y plus equal to c1, a2x plus b2y equal to c2, where a1 b1 c1 are constant numbers, a2 b2 c2 are numbers constants. Therefore these two equations are linear equations in two variables x and y. तो ये दो इक्वेशन हो गई आपके पास में एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन हो गई है, तो हम इनको बोल देंगे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस. हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a1 b1 a2 b2 ये मैट्रिक्स बन गई, और उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू c1 c2. तो इस तरह से हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, इसको हमने कैपिटल ए लिख लिया. ये हमारी वेरिएबल की मैट्रिक्स हो गई या वेक्टर हो गया, कॉलम वेक्टर, इसे कैपिटल एक्स लिखा हमने. ये हमारी जो है ये हमारे जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास में उनकी मैट्रिक्स हो गई. ये एक वेक्टर हो गया कॉलम वेक्टर, इसको हमने बी लिख लिया. तो इस तरह से हमारी ये जो मैट्रिक्स, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई मैट्रिक्स फॉर्म में, कैपिटल ए एक्स इक्वल टू बी. तो ये इस तरह से ये हो गई हमारी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में. जनरल फॉर्म में आप इस तरह से इनको देखते हैं, ये आपके सामने जो आती है वो जनरल फॉर्म में इस शेप में आती है. अब ये दो तरह की होती है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ linear equations. One is non-homogeneous and second is homogeneous. Non-homogeneous means जैसा कि आप जानते हैं वो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस कहलाती है जिनमें सभी टर्म की डिग्री सेम ना हो, इक्वल डिग्री टर्म्स ना हो. होमोजीनियस वो कहलाती है जिसमें जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी नॉन जीरो टर्म्स हैं, उन सब की डिग्री सेम हो. आइए देखते हैं नॉन होमोजीनियस में. जैसे ये इक्वेशन है आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6. तो इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, लेकिन ये जो 6 है ये नॉन जीरो टर्म है और इसकी डिग्री 0 हो गई. तो इस तरह से इसके अंदर 3 टर्म है और तीनों टर्म की डिग्री जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये हो गई नॉन होमोजीनियस. ये भी बन गई नॉन होमोजीनियस. तो ये बन गई आपके पास में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को यदि देखते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म की डिग्री 1 है, सेकंड टर्म की डिग्री 1 है और कोई भी इसमें नॉन जीरो टर्म नहीं है. तो इसमें जितने भी टर्म है सबकी डिग्री 1 है. तो ये हो गई होमोजीनियस, ये भी हो गई होमोजीनियस. तो इस तरह से दो टाइप की हो गई आपके पास में लीनियर इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस. दूसरा हम कह सकते हैं कि नॉन होमोजीनियस के लिए ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हम अपने उसकी लिखते हैं इक्वेशंस की, जैसे इसमें भी लिखेंगे तो B क्या होगा, B हमारा ये होगा कॉलम वेक्टर 6 8, दैट इज B इज नॉट इक्वल टू 0. नॉन होमोजीनियस में B जो होता है B जो आपके पास में है B 0 नहीं होगा. 0 मीन्स वो जीरो वेक्टर नहीं होगा, उसके सभी एलिमेंट 0 नहीं होंगे. जबकि होमोजीनियस में देखते हैं कि आप जानते हैं ये राइट हैंड साइड पूरी क्या होगी, 0 होगी. तो B जो बनेगा वो जो कॉलम वेक्टर बनेगा उसके सब एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे. तो इसका मतलब B जो कॉलम वेक्टर होगा, ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी. तो इस तरह से आपने नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा. अब हमको इनको स्टडी करना है, इनके सॉल्यूशन को देखना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आइए हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में मैं आपके सामने 3 पेयर ऑफ इक्वेशन पहले आपके सामने रख रहा हूं. वो पेयर ऑफ इक्वेशन है, सबसे पहला है मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सेकेंड पेयर है आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. थर्ड पेयर है आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5.
तो आइए ये तीनों पेयर जो आप देख रहे हैं, ये तीनों पेयर्स जो हैं या तीनों सिस्टम जो दिए हुए हैं, तीनों सिस्टम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। पहले काम देखते हैं आइए सोल्यूशन का। सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? सोल्यूशन का मीनिंग होता है वो वैल्यू एक्स एंड वाई की जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो, जो उन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो, वो कहलाता है सोल्यूशन। सोल्यूशन बाय द सोल्यूशन वी मीन दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज ऑल द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, एक साथ सभी को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आइए आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बताऊं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1, ये इसका एक सॉल्यूशन है। और आप पाएंगे कि इससे अलग इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये इक्वेशन केवल एक सॉल्यूशन रखती है। आइए जबकि यहां पर यदि मैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखूं तो वो इसका सॉल्यूशन है, दोनों को सेटिस्फाई करता है, आप देख सकते हैं। इसके साथ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 भी इसको सेटिस्फाई करता है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करता है। इसी के साथ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 ये भी सेटिस्फाई करता है। इसके साथ और भी बहुत सारे वैल्यूज आपको मैं दिखा सकता हूं कि जो इसके सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी सॉल्यूशन रख रही है, ये दोनों इक्वेशन भी सॉल्यूशन रख रही है। लेकिन ये कितने सॉल्यूशन रखनी है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये रख रही है केवल एक सॉल्यूशन। आइए अब इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम पाएंगे कि कोई भी एक्स वाई ऐसा नहीं हो सकता जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि यदि कोई एक्स वाई, कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो इट मींस उन एक्स और वाई के लिए एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यदि एक्स प्लस वाई 2 होगा तो सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 2 4, जबकि वो आनी क्या चाहिए? 5। तो यदि कोई एक्स और वाई इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर हमने आपको क्या समझाना चाहा? हमने आपको समझाना चाहा है कि यदि कोई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके साथ तीन पॉसिबिलिटी है, या तो उसका केवल एक सॉल्यूशन हो, या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, या फिर उसके नॉन सॉल्यूशन हो। तो अब हमें यही पढ़ना है कि हम कैसे जानकारी लेंगे कि हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का क्या 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 कंडीशन उसके साथ में है, वो किस टाइप का सॉल्यूशन रखती है। तो आइए ये तीन केस हो गए। इन तीन केस में आप देखते हैं, इन दोनों केस में को यदि हम कंबाइंड करें तो इन दोनों केस में आपकी इक्वेशन सॉल्यूशन रख रही है। हाँ, हो सकता है एक है या इनफाइनाइट है, लेकिन सॉल्यूशन है। तो इन केस को बोल देते हैं हम कंसिस्टेंट। देन कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस मींस वो इक्वेशंस का सिस्टम जो सॉल्यूशन रखता हो। और जब सॉल्यूशन नहीं रखता, इस केस में जैसे सॉल्यूशन नहीं रखता है तो इसे बोल देते हैं हम नॉन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो आइए अब हम पढ़ते हैं रैंक के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि आखिर हमारी जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसके साथ कौन सा केस बनेगा। तो आइए, तो हम क्या करते हैं, देखिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। आइए सबसे पहले तो आपने अपनी मैट्रिक्स को, अपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा ax इक्वल टू b। समझ गए होंगे, a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x आपका वेरिएबल वेक्टर है और b आपका जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वेक्टर है। अब आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब आप बनाते हैं एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। यहां पर A लिखते हैं, बीच में हम डॉट लगाते हैं और यहां पर हम B लिखते हैं। ये बन गई आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है हमारी AB। जैसे कि यदि आप देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास में इक्वेशन थी, हम इसकी यदि मैट्रिक्स फॉर्म लिखते तो क्या बनती मैट्रिक्स फॉर्म? 1 1 1 -1। यहां पर हम क्या करते, इसको यहां पर लिखते हम x y और इसको लिखते हम यहां पर 4 2। ये मेरा a हो गया, ये मेरा x हो गया,
और ये मेरा बी हो गया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनती कैसे है, देखिए ध्यान से देखिए इसको। ए बी कैसे बनती है, मैट्रिक्स पहले ए मैट्रिक्स लिखी, ए कंप्लीट मैट्रिक्स 1 -1 1 सॉरी 1 + 1 1 - 1, बीच में डॉट 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 ऐसे लगाया आपने और यहां पर बी बी यानी कि 4 2, ये बन गई आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो ए मैट्रिक्स लिखा, डॉट लगाया और ये बी, और इससे हमें देखिए, इससे इस डॉट से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां हमें ध्यान रखना है ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है और ये बी जो है ये राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट पार्ट है ये वह है हमारी इक्वेशन का। अब इससे हमारे पास में कोई भी हमारी मैट्रिक्स की कैलकुलेशन में इसका प्रभाव नहीं होगा। हम इसको लेकर चलेंगे कि ये पूर्णतः एक मैट्रिक्स है, मेरे पास में पूरी ये एक मैट्रिक्स है। तो आइए सबसे पहले हमने ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, फिर हमने इसे रिड्यूस किया एक्लन फॉर्म में। हम अपनी मैट्रिक्स को ए बी को कहीं में चेंज कर लेंगे, एक्लन फॉर्म में। एक्लन फॉर्म में बदलने के बाद हम निकालेंगे रैंक ऑफ ए बी, पूरी मैट्रिक्स ए बी की रैंक और ए की रैंक। तो फाइंड रैंक। नाउ हमने रैंक ए बी की निकाली। ए बी की रैंक का क्या मतलब है, जैसे कि ये ए बी मैट्रिक्स बनी हुई है, टोटल मैट्रिक्स है, हमने इसे एक्लन फॉर्म में बदल लेंगे तो इस पूरी मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रो होंगे वो देंगे मेरे ए बी की रैंक। अब हमें ए की रैंक भी चाहिए, केवल ए की रैंक। तो ए की रैंक यदि चाहिए तो इसके लिए हम जो एक्लन फॉर्म बन के आएगी उसमें से बी को हाइड कर लेंगे। ये क्या बचा मेरे पास में, ए। अब ये भी ऑलरेडी एक्लन फॉर्म में होगा, जब ए बी एक्लन फॉर्म में है तो ये भी कहीं में होगा, एक्लन फॉर्म में होगा। तो यहां पर हम देख लेंगे इसमें कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, वो हो जाएगी आपकी ए की रैंक बन जाएगी। तो इस तरह से हम यहां पर ए की रैंक देख सकते हैं। तो नाउ फाइंड रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी। अब आपके पास में केस बनते हैं, फाइंड रैंक ऑफ ए बी and rank of A. Row means rank. Now हमारे केस बनते हैं, आइए। सबसे पहले if rank of AB is equal to rank of A is equal to say R। मान लीजिए दोनों की रैंक इक्वल आ जाती है, ए बी की रैंक ए की रैंक इक्वल आ जाती है, तो आपकी कंसिस्टेंट हो गई इक्वेशन। कंसिस्टेंट मीन हैविंग सॉल्यूशन। आपकी इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है। दूसरा, यदि ये दोनों इक्वल नहीं आती है, रैंक ऑफ ए बी is not equal to rank of A, then inconsistent. That means no solution. हमारी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम पुनः इस केस में आते हैं कि दोनों की रैंक इक्वल हो गई, तो ये तो हो गया कि सॉल्यूशन तो जरूर है इक्वेशन का। लेकिन अब सवाल उठता है, सॉल्यूशन के केस में तो हमने पढ़ा है कि दो केस हो सकते हैं, या तो केवल एक सॉल्यूशन हो यूनिक, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो आइए उसकी जानकारी कैसे पता चलेगी, उसकी जानकारी कैसे लेंगे। तो इसमें पुनः दो केस बन जाते हैं आपके, देखते हैं आप लोग। पहला केस, इफ R इज इक्वल टू R मीन्स ये जो दोनों की रैंक इक्वल आई है, ये R हमने R कह दिया, ये जो R आई है दोनों की रैंक, ये R शुड बी इक्वल टू N। अब ये N क्या है, N यानी के नंबर ऑफ अननोन नॉन्स और वेरिएबल्स इन इक्वेशन। आपकी इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, जैसे कि यहां पर इन इक्वेशन में कितने वेरिएबल थे, 2।
तो यदि ये रैंक जो है, ये रैंक R उन वेरिएबल की संख्याओं के बराबर आ जाती है जितने वेरिएबल आपकी इक्वेशन में है, तो तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स केवल एक, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा केस बचता है इफ R इज लेस देन n। R कभी भी n से ज्यादा नहीं आएगा, आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। R यदि n से छोटा है, R यदि n से छोटा है मतलब R n के इक्वल नहीं है, सीधा सा ये मानिए आप, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं है, तो फिर हो जाते हैं यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन के साथ आखिर हो क्या रहा है, कैसे क्या हम अपनी इक्वेशन के साथ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम पता लगा सकते हैं और उसके बाद फिर हम उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। यदि सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है। तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको समझा जाएगा। Let us take now some example of non-homogeneous linear simultaneous equations. The first example is 2x minus y plus 3z is equal to 8, minus x plus 2y plus z is equal to 4, 3x plus y minus 4z is equal to 0. Therefore, we have been given these three equations in three variables, or you may say three unknowns x, y and z, and we have to check whether these equations are consistent एंड इफ सो फाइंड द सॉल्यूशन। हमें देखना है कि ये इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है, क्या सॉल्यूशन रखती है, और यदि रखती है तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स को, अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म बन गई, द मैट्रिक्स फॉर्म इज मैट्रिक्स फॉर्म बन गई आपके, इसकी इक्वेशन की जो बनती है वो आपने मैट्रिक्स में लिखा आपके पास में 2 -1 3 -1 2 1 3 1 -4, और यहां पर हो गया ये x y z एंड दैट इज इक्वल टू b 8 4 0। ये देखिए, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है ये हमारे पास में ये मैट्रिक्स बना रहे हैं। एक्स वाई जेड वेरिएबल का जो वेक्टर है वो ये हो गया, ये आपके पास में जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है वो यहाँ पर हो गई। इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म बन गई और हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म को लिखा कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू बी। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसे कैपिटल ए से डिनोट किया। ये कैपिटल एक्स हो गई और ये कैपिटल बी मैट्रिक्स बन गई। तो इस तरह से आपके पास में ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब हम बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनती है। मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ए बी कैसे बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो आइए देखिए, ये मैट्रिक्स बन गई। सबसे पहले हम ए लिखते हैं। ए हो गया आपके पास में 2 -1 3 -1 2 1 3 1 -4। इसके बाद हम बी लिखते हैं। बी मीन्स ये, और बीच में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 8 4 एंड दिस इज 0। तो ये आपके पास में एक्स है। अब हमको इसको रिड्यूस करना है आपकी एक्लन फॉर्म में। एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको इस डॉट पर कोई ध्यान नहीं देना है। आपके पास ये 2/3 वो 3/4 की मैट्रिक्स है, इसे एक्लन फॉर्म में एज यूजुअल बदलना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट लाते हैं कि नीचे सभी एलिमेंट उसके मल्टीप्लायर हो, जिससे कि उसके हेल्प से उन्हें इजिली नीचे 0 बनाया जा सके। तो यहाँ पर देख रहे हैं -1 को यहाँ ले आते हैं और -1 की हेल्प से नीचे क्या बनाते हैं, फिर 0 बनाते हैं। तो उसके लिए ऑपरेशन लगाया आपने R1 implies and implied by R2। तो ये मैट्रिक्स जो बनी ये इक्विवेलेंट हो गई। आप देख सकते हैं इसको कि ये बन गई -1 2 1 4 2 -1 3 8 3 1 -4 एंड दिस इज 0। इस तरह से बीच में डॉट आपने अप्लाई कर दिया, जिससे कि हम सेपरेट कर सके कि ये ए है और ये बी है। अब इस -1 की हेल्प से नीचे 0 बनाना है, तो आपने ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पर R2 + 2R1 implies R2 एंड R3
प्लस 3R1 इम्प्लाइज R3। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स रिड्यूस हुई है -1 2 1 एंड दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके आपने ऐड किया इसमें, तो ये बन गया 3, ये हुआ 5 और ये हुआ आपके पास में 16। इसी तरह से इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया आपने, तो ये हो गया आपके पास में 7, ये हो गया आपके पास में -1 और ये हो गया आपके पास में 12। इस तरह से आपने बीच में फिर से डॉट अप्लाई कर दी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके नीचे तो सभी 0 बन गए एक्लन फॉर्म के लिए। अब हमें यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट की हेल्प से नीचे क्या बनाना है, 0। अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि नीचे उसके मल्टीप्लायर हो, तो हम सीधा सा पहले इसे इसका मल्टीप्लायर बना लेते हैं। उसके लिए हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा 21, फिर ये इसका मल्टीप्लायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, R3 इम्प्लाइड बाय 3R3, तो ये क्या बन गई आपके पास में मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन गई -1 2 1 4 0 3 5 16 0 21 -3 एंड दिस इज 36। इस तरह से आपने इस 3 के हेल्प से नीचे 0 बना लिया, तो उसके लिए ऑपरेशन लगाया आपने R3 इम्प्लाइज बाई R3 माइनस 7R2, इसे 7 से मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मैट्रिक्स बन गई। हम एक्लन फॉर्म में बदल रहे हैं, -1 2 1 4 0 3 5 16 0, जब इस 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ये 0 हो गया, इसे 7 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 35, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया आपके पास में -38, इसे 7 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा आपके पास में -76। तो इस तरह से आपके पास में बीच में डॉट आपने अप्लाई कर दी, तो इस तरह से मैट्रिक्स में बदल गई, एक्लन फॉर्म में बदल गई। इसके नीचे भी 0 बन गया, इनको भी छोड़ सकते हैं। अब ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स बची, इसमें ये कॉर्नर है, इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपकी एक्लन फॉर्म में हो गई, विच इज द रिक्वायर्ड एक्लन फॉर्म, जो हमें चाहिए थी। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ये इस तरह से आपने अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बदल लिया। अब इस एक्लन फॉर्म से हम रैंक निकालते हैं, देखिए रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी, ये पूरी मैट्रिक्स ए बी है, इसमें आपने नॉन जीरो रो देखी तो आपने देखा इसमें 3 नॉन जीरो रो है साहब, तो रैंक ऑफ ए बी भी कितनी हो गई 3। एंड रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए के लिए आप इस बी को प्रेस कर लीजिए तो आप पाएंगे कि ये, यदि आप इस तरह से देखते हैं तो आप पाते हैं कि जब आपने बी को इसमें से प्रेस किया तो ये सम जो बचा वो क्या था आपके पास में, मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से ये हो गई मैट्रिक्स ए की एक्लन फॉर्म, ये बन गई मैट्रिक्स ए की एक्लन फॉर्म। अब मैट्रिक्स ए की एक्लन फॉर्म ये है, तो मैट्रिक्स ए की एक्लन फॉर्म से ए की रैंक निकाली जा सकती है। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 3 हैं, तो इस तरह से आपने देखा कि ए की रैंक भी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आप देखते हैं कि दोनों रैंक इक्वल है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन होगा या तो केवल यूनिक होगा या फिर क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो उसकी जानकारी मैंने आपको बताया है। नाउ since rank of AB is equal to rank of A is equal to 3, therefore and this is equal to, हमारे पास अननोन्स भी कितने हैं हमारी इक्वेशन में, आइए देखते हैं। 3 अननोन्स है x y एंड z और 3 ही इसकी रैंक है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ अननोन्स के या नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। और आप जानते हैं कि जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, जब ये इक्वेशन इसके, जब रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के इक्वल होती है तो कंसिस्टेंट होती है, और यदि ये नंबर ऑफ अननोन्स के है तो फिर सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का तो यहीं तक पता चल गया था कि ये दोनों इक्वल थी तो कंसिस्टेंट है। एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस केवल एक सॉल्यूशन रखती है। क्यों रखती है एक सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो दोनों की रैंक इक्वल आई है तो कंसिस्टेंट होगी, और ये जो रैंक दोनों की इक्वल आई है आर, जिसे आप आर से डिनोट करते थे,
आर ये किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ अननोन्स के, जिसे आप एन से डिनोट करते थे। तो दोनों इक्वल हो गए, तो आपके सॉल्यूशन कैसा हो गया, यूनिक हो गया। तो इस तरह से आपने देखा यूनिक। अब वो सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए द रिड्यूस्ड इक्वेशंस आर, रिड्यूस्ड इक्वेशंस क्या है आपके पास में, देखिए रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या है। तो ये जो आपकी फाइनल एक्लन फॉर्म में जो मैट्रिक्स आई है, आइए इससे हम रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखते हैं। इससे हम इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आइए देखिए। ये है आपके पास में -1 2 1। आप जानते थे ये ए की एक्लन फॉर्म है, बी है, बीच में क्या है हमारे पास में वेक्टर है एक्स वाई जेड। तो क्या बन गया ये -x -1x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी -x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ऐसे आप रिड्यूस्ड इक्वेशन कहां से लिख लेंगे, एक्लन फॉर्म से। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0x प्लस 3y प्लस 5z, दैट इज 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 16। तीसरी इक्वेशन हो जाएगी 0x प्लस 0y माइनस 38z, तो माइनस 38z इज इक्वल टू -76 इज इक्वल टू -76। इस तरह से ये रिड्यूस्ड इक्वेशन आप अपनी फाइनल एक्लन फॉर्म से लिख लेंगे। और ये तभी लिखेंगे जब आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो इस तरह से देखा। अब इन तीनों इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच गिव्स, आप सोल्व कर सकते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू एंड z इक्वल टू। कैसे, इससे z क्या आ गया, देखिए इससे z इक्वल टू आ गया आपके पास, सॉरी ये 36 है -10, तो इससे z इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 2। यहां ये जब हमने z इक्वल टू 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई आपके पास में, हाँ यहाँ z इक्वल टू 2 रखा आपने, तो z इक्वल टू 2 रखा तो ये हो गया 10, 10 इधर गया, ये बचा 6, तो y भी कितना आ गया आपके पास में 2। अब आपने y भी 2 रखा और z भी 2 रखा, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर z भी 2, y को 2, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x भी कितना आ गया 2। तो इस इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन आया है, वो है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 2। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया और इसका सॉल्यूशन निकाला। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। द इक्वेशंस आर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -3, 3x plus y minus 2z is equal to -2, 2x plus 4y plus 7z is equal to 7. And we have to check whether they are consistent or inconsistent and their solutions. So now, first of all, we put the equations in matrix form like this. This is the matrix form. You write down the coefficient of x, y, z, and this is becomes a x, y, z, and this is the right hand side -3 -2 7। तो इस तरह से आप अपनी इक्वेशंस को कहीं में लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको आपने a बोल दिया, a ये कैपिटल X और ये क्या बन गया b, तो ax इक्वल टू b में आपकी मैट्रिक्स आ गई, आपकी इक्वेशंस आ गई, सॉरी। अब आपने बनाई द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने बनाई ए बी, यहां ध्यान से देखिए, ए बी आपकी ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे आपकी बन गई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनने के बाद इसे हमको एक्लन फॉर्म में बदलना है। एक्लन फॉर्म के लिए यहाँ पर 1 है, इसकी हेल्प से नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो वो बड़ा इजी है, आपने ऑपरेशन लगाया, इसको 0 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑपरेशन बन गया R2 माइनस 3R1 इंप्लाइज R2। सिमिलरली यहाँ पर 0 बनाना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऑपरेशन बन गया R3 माइनस 2R1 इंप्लाइज R3। ये ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन आपने इस मैट्रिक्स पर अप्लाई कर दिए, तो नई मैट्रिक्स 1 1 1 -3 यहाँ 0 0 हो जाएगा और ये बन गया -2 -5 7 एंड 2 5 13। तो इस तरह से आपने इस 1 की हेल्प से नीचे क्या रिड्यूस कर लिया, 0। अब हमको इस मैट्रिक्स को, इसको छोड़ देना है, इस रो को और इस कॉलम को। अब हमें यही काम यहाँ पर करना है एक्लन फॉर्म के लिए। इसकी हेल्प से नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इजीली बन सकता है, आप देखते हैं -2 है और ये 2 है, तो दिस प्लस दिस कर दिया जाए, इसको इसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0। इट मीन्स R3 प्लस R2 कर दिया जाए और इंप्लाई किसको होगा, R3 को। तो R3 इंप्लाई R3 प्लस R2, तो ये बन गया आपके पास में 1 1 1 -3 0 -2 -5 7 0 0 0 20। तो इस तरह से आपने अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बदल लिया। अब आप देखते हैं कि ये आपके पास में एक्लन फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की है, तो आप देखते हैं कि इस फॉर्म में के अकॉर्डिंग रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी।
रैंक ऑफ ए बी, ये ए बी है टोटल मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या हुए, 1 2 3, तो रैंक ऑफ ए बी कितनी हो गई आपके पास में 3। एंड रैंक ऑफ ए, दूसरा क्या निकालते हैं हम, रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए निकालने के लिए हमने इसमें से बी को क्या किया, प्रेस किया, तो ये हमारा क्या बचा, ए, ये ए है और ये बी, तभी हमारा ए बी बना था, हमने बी को इसमें से प्रेस कर लेते हैं, तो इट मीन्स ये एक्लन फॉर्म किसकी आई, आपकी ए मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स की जब ये एक्लन फॉर्म है तो आप देखते हैं इस एक्लन फॉर्म में तो कितने नॉन जीरो रो हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब ए की रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ए की रैंक कितनी हो गई, 2। इसको आप प्रेस किया, देखो मैं फिर बताता हूं, इसको प्रेस किया तो क्या बचा आपके पास में, ए, बी तो हमने प्रेस किया, बी हटा दिया, तो ये बचा ए, ये बची ए की एक्लन फॉर्म, और इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं, 2 हैं, देखिए आप, तो 2 ही हो गई ए की रैंक। अब आप देखते हैं दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, सो these equations are inconsistent, that is they have no solution, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जानते हैं जब इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं आती तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे भी देखिए, यदि हम इनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हम इनकी रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखेंगे। रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3, दूसरी बनेगी 0x माइनस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 7, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरी क्या बनेगी, इसको देखिए आप, 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 20, दैट इज क्या बनेगी, 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 20, दैट इज 0 इक्वल टू 20, जो मीनिंगलेस है आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि मीनिंगलेस चीज आ गई जो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, दे हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। The equations are x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 14, x plus 4y plus 7z is equal to 30. So first of all we write the equations in matrix form. The matrix form is this, ax equal to b, then the augmented matrix AB is equal to, you see, write down a 1 1 1 1 2 3 1 4 7, and this is dot 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 dot, and this is 6, this is b 14 and 30। इस तरह से आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अब इसे एक्लन फॉर्म में बदलना है तो इस 1 की हेल्प से नीचे क्या रिड्यूस करना है, 0, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन लगाया आपने, R2 implies by R2 minus R1, दिस माइनस दिस implies दिस माइनस दिस, सेकेंड ऑपरेशन बन गया R3 implies R3 minus R1। तो इस तरह से आपने इस 1 की हेल्प से इन दोनों को कहीं में रिड्यूस किया 0 में, तो आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई 1 1 1 6, this is 0, this is 0, this is 1, this is 2, this minus this is equal to 8, this minus this 3, this minus this 6, and this minus this, you see, this minus this is 24। therefore आपने यहाँ पे एक्लन फॉर्म बनाने के लिए पहला काम पूरा किया। नाउ आप इसको छोड़ देते हैं, इस रो को भी और इस कॉलम को। अब इस मैट्रिक्स में फिर से इसकी हेल्प से नीचे क्या बनाते हैं, 0, यहाँ नॉन जीरो लाते हैं और उसकी हेल्प से नीचे क्या बनाते हैं, 0। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, 1 की हेल्प से इसे 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑपरेशन हो गया R3 implies R3 minus 3R2, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया और R3 की जगह उसको रिप्लेस किया, तो ये मैट्रिक्स बन गई आपके पास में 1 1 1 6 0 1 2 8, एंड दिस इज 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें सब्ट्रैक्ट गए, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी क्या बन गया, 0 हो गया। तो इस तरह से आपकी एक्लन फॉर्म आ गई, ये एक्लन फॉर्म में बन गया। आप देखते हैं अब यदि हम इसको भी छोड़ दें, क्योंकि इसके नीचे भी 0 बन चुका, इस रो को भी और इस कॉलम को भी, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बची और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक्लन फॉर्म में आ चुके आपके। तो एक्लन फॉर्म विच इज लिख सकते हैं आप, विच इज इन द रिक्वायर्ड एक्लन फॉर्म। नाउ बाय दिस फॉर्म रैंक ऑफ ए बी क्या हुई,
यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक क्या हुई। तो आप देखते हैं ये टोटल मैट्रिक्स ए बी है आपके पास में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है, इसमें नॉन जीरो रो कितनी है आपकी 2 है, तो रैंक ऑफ ए बी कितनी हुई 2। अब हम देखते हैं रैंक ऑफ ए क्या हुई आपके पास में, तो रैंक ऑफ ए कितनी हुई, बी को प्रेस कीजिए, ये ए की एक्लन फॉर्म हो गई साहब। ए की एक्लन फॉर्म में भी आपने देखा कि 2 नॉन जीरो रो हैं, तो इस तरह से ए की रैंक भी कितनी हो गई 2 हो गई। तो इस तरह से दोनों की रैंक इक्वल हो गई। एंड हमारे पास में n कितना है, n यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ अननोन, वेरिएबल भी बोल देते हैं इसको। तो ये कितने हो गए, ये कितने हैं हमारे पास में एक्स वाई जेड 3 है, तो ये 3 हो गए। अब आप देखिए यहां पर क्या केस बनता है, देखिए सिंस आप देखते हैं रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, दोनों की रैंक इक्वल हो गई, तो इक्वेशन कैसी बन गई, कंसिस्टेंट हो गई, यानी कि उसका सॉल्यूशन तो है। अब सॉल्यूशन है तो यूनिक है या इनफाइनाइट है, उसका कैसे पता चलता है, यदि ये रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो जाती है तो फिर होता है यूनिक सॉल्यूशन, और यदि ये उससे कम होती है तो तब होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां आप देखते हैं कि दोनों की रैंक जो इक्वल आई है वो 2 आई है, और 2 नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3, इससे कम है, दैट इज 2 इज लेस देन 3 मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल जिसे आपने वेरिएबल्स इससे कम है, इसलिए कैसे सॉल्यूशन हो गए, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। अब हम इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं अपनी रिड्यूस्ड इक्वेशन। रिड्यूस्ड इक्वेशन फाइनल जो एक्लन फॉर्म आई है उससे रिड्यूस्ड इक्वेशन, द रिड्यूस्ड इक्वेशन आर इक्वेशंस आर, कैसे लिखते हैं हम रिड्यूस्ड इक्वेशंस, ये हमारे पास में फाइनल एक्लन फॉर्म हो गई, यहां से हम रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखते हैं। आप जानते हैं 1x + 1y + 1z इज इक्वल टू 6, दैट इज x + y + z इज इक्वल टू 6, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 0x + 1y + 2z इज इक्वल टू 8, दैट इज y + 2z इज इक्वल टू 8। और थर्ड इक्वेशन हो गई आपके पास में, देखते हैं आप 0x + 0y + 0z इज इक्वल टू 0, जो आइडेंटिटी में रिड्यूस हो गई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास केवल 2 रिड्यूस्ड इक्वेशन बची। इसका मतलब है कि हमारी जो गिवन 3 इक्वेशंस थी वो केवल 2 इक्वेशंस में रिड्यूस्ड हो गई। अब इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, आइए ये देखते हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए आप देखते हैं कि हमारे पास ये 2 इक्वेशन है और वेरिएबल हमारे पास में 3 है एक्स वाई जेड। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास हो गए 0 3 और नंबर ऑफ इक्वेशन हो गई आपके पास में 0 2। देन एक्सेस कितने हो रहे हैं वेरिएबल, एक्सेस नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल ज्यादा हो रहे हैं इक्वेशन से, दैट इज इक्वल टू 1 वेरिएबल। आपके पास में 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो 1 वेरिएबल आपका ज्यादा हो रहा है नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे इनको सोल्व करने के लिए, देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, हम इन 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी मानेंगे, उसकी वैल्यू को आर्बिट्रेरी मतलब हम कोई भी कांस्टेंट मान लेंगे। अब कांस्टेंट जैसे कि c, अब किसको हम c रखें, हम x को भी रख सकते हैं, y को भी रख सकते हैं, z को भी रख सकते हैं, लेकिन हम उस वेरिएबल को कांस्टेंट लेकर चलते हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट लेने के बाद में जो अदर वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सकती हो। जैसे कि हमने यहाँ पर z को यदि हम c लेते हैं
तो y यहाँ से इजीली आ जाता है। फिर हम वो y और z इसमें रखते हैं तो x की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। लेकिन यदि हम x की वैल्यू कांस्टेंट ले ले और उसको यहाँ पर c रखें तो c को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अगेन हमको y और z में दो इक्वेशन बन जाएगी जिन्हें हमें सोल्व करना होगा, तो वो हमारे लिए बड़ा ही एक हेक्टिक काम हो जाएगा। तो हम उस वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं जिसको कांस्टेंट रखने पर अदर वेरिएबल की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो एक वेरिएबल था वो को कांस्टेंट लेना था, वो हमने किसको लिया, z को। तो हमने इसमें z को क्या रखा, c, और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो y आ गया आपके पास में 8 माइनस c। तो क्या किया आपने, टेकिंग z इज इक्वल टू c। तो y क्या आया आपके पास में, y इज इक्वल टू आ गया आपके पास में, दिस इंप्लाइज y आ गया आपके पास में 8 माइनस 2c। नाउ पुट दीज वैल्यूज ऑफ y and z in this equation, x plus y plus z is equal to c, and find the value of x. Then we get x equal to कितना आ जाता है, देखिए 6 माइनस y प्लस जेड। वाई प्लस जेड कितना हो गया, y प्लस जेड हो गया आपके पास में 8 माइनस सी। 8 माइनस सी ये इधर गया, इधर जाके ये बन जाता है आपके पास में -2 प्लस सी। आपने यहाँ पर y की वैल्यू रखी 8 माइनस 2c, z की वैल्यू रखी c, तो ये बन गया आपके पास में 8 माइनस c। ये इधर कैरी किया हमने तो ये बन जाता है -2 प्लस c। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया। द सॉल्यूशंस आर, क्या सॉल्यूशन बने, x इज इक्वल टू -2c, -2 प्लस c, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2c एंड z इज इक्वल टू c। अब यहाँ आप ये प्रश्न उठाते हैं कि यहाँ पर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हैं। तो यहाँ पर यदि हम कांस्टेंट c की वैल्यू आर्बिट्रेरी लेते हैं, c की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो एक सॉल्यूशन 2 लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन 3 लेते हैं, तीसरा सॉल्यूशन, तो इस तरह से हमें इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मिल जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हो गए हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो रिड्यूस्ड इक्वेशंस है वो यहाँ पर केवल एक रह सकती थी। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 बन जाता, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन कितनी रह जाती है आपके पास में, केवल एक रह जाती है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो तब हम इसको कैसे सोल्व करते, अब आपके पास में देखते हैं इक्वेशन 1 है और वेरिएबल आपके पास में 3 है, तो 2 वेरिएबल ज़्यादा हैं तो हम 2 वेरिएबल को कांस्टेंट ले लेते, जैसे कि y को c1 और z को c2। तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास में 6 माइनस c1 माइनस c2। तो ये हो जाते हैं हमारे सॉल्यूशन जहां पर c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। In this example, let us see, for what values of lambda and mu the simultaneous equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10 and x plus 2y plus lambda z is equal to mu have no solution, a unique solution and इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये हमें 3 इक्वेशन दी गई है, इनमें लैम्डा और म्यू ये 2 पैरामीटर हैं, या ये कह सके ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो हमें ये देखना है कि लैम्डा और म्यू की किन वैल्यू के लिए ये 3 केस बनेंगे, यानी कि लैम्डा और म्यू की किन वैल्यू के लिए तो होगा नो सॉल्यूशन, लैम्डा और म्यू की किन वैल्यू के लिए होगा यूनिक सॉल्यूशन, और लैम्डा म्यू की किन वैल्यू के लिए होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आइए वो देखते हैं कैसे हम करते हैं और सॉल्यूशन भी देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं फिर। तो आइए सबसे पहले हमने क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया जो आपसे आ गया होगा। अब आपने जब मैट्रिक्स फॉर्म Ax इक्वल टू बी में लिखा, Ax बी में लिखने के बाद आपने बनाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बन गई जो 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लैम्डा म्यू यहाँ पर आ गई। अब आप क्या करते हैं, इसे बदलते हैं एक्लन फॉर्म में। एक्लन फॉर्म में बदलने के लिए आप देखते हैं इस 1 की हेल्प से आपको नीचे क्या बनाना है, 0। तो इस 1 को भी 0 बनाना है, इस 1 को भी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि R2 माइनस R1 इंप्लाइज R2। सिमिलरली R3 माइनस R1 इंप्लाइज R3। तो आपने 2 ऑपरेशन लगा दिए, R2 माइनस R1
implies R2 and R3 minus R1 implies R3। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स ये बन गई, आपने इसमें कैलकुलेशन की, ये मैट्रिक्स ये बन गई। अब आपने इस 1 के नीचे 0 बना चुके, तो इस कॉलम को भी और इस रो को छोड़ दिया। अब ये मैट्रिक्स आपके पास में बची, तो अब इस एलिमेंट की हेल्प से नीचे 0 बनाना है, जैसा कि एक्लन फॉर्म में आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस 1 की हेल्प से इस 1 को 0 बनाना है, तो दिस माइनस दिस, यानी कि R3 माइनस R2 implies R3, R3 माइनस R2 implies R3, R3 implies R3 माइनस R2। तो आपकी ये मैट्रिक्स बन गई साहब। अब जब ये मैट्रिक्स बन जाती है, आपने देखा ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम अपने केस स्टडी करते हैं साहब। सबसे पहला केस है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन लैम्डा और म्यू की किन वैल्यू के लिए ये सॉल्यूशन नहीं रखेगा। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब दोनों की रैंक इक्वल ना हो। अब दोनों की रैंक इक्वल कब नहीं होगी, आइए ध्यान से देखिए जब यहां पर 0 हो जाए और यहां नॉन 0 हो, यहां 0 हो जाए और यहां नॉन 0 हो, तो क्या होगा? देखिए ए बी की रैंक कितनी होगी, क्योंकि ये नॉन 0 है तो ये नॉन 0 रो हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, इसकी रैंक 3 हो जाएगी, जबकि यहां 0 है तो ए की रैंक कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। तो दोनों की रैंक इक्वल नहीं होगी। यदि यहां पर आप लेते हैं नॉन 0, तो फिर ये नॉन 0 होने की वजह से ए बी में भी 3 नॉन 0 रो होगी और ए में भी 3 नॉन 0 रो होगी। तो आइए सबसे पहले नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए देखो क्या लिया हमने, इसको 0 लिया। दैट इज हमने क्या कहा कि लैम्डा -3 इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 3, बट म्यू -10 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब लैम्डा तो 3 लीजिए और म्यू को 10 से अलग कुछ भी लीजिए, देन क्या होगा, आप देख रहे हैं ये तो हो गया 0 साहब। लैम्डा इक्वल टू 3 है तो ये 0 हो गया, और म्यू 10 के इक्वल नहीं है तो ये हो गया नॉन 0। तो ए बी की रैंक हो गई साहब, ए बी की रैंक हो गई, ये नॉन 0 है तो 3 रो नॉन 0 हो गई, तो ए बी की रैंक 3 हो गई। और रैंक ऑफ ए की रैंक के लिए आपने इसे प्रेस किया। अब ये तो 0 है क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 3, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0। सो ये 0 है तो ए की रैंक कितनी रह गई, 2, क्योंकि उसमें नॉन 0 रो कितनी रह गई, 2, ये तो 0 हो गया। तो रैंक ऑफ ए कितनी हो गई आपके पास में, 2। सो रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड thus the equations are inconsistent, so have no solution। तो ये बन गया। आइए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस के लिए क्या, केस 2, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों की रैंक इक्वल और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो। आप जानते हैं पहले तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, देखिए इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इफ लैम्डा -3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट इज लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। तो ध्यान से देखिएगा, देन व्हाट विल हैपन, देन ये एलिमेंट हो गया साहब नॉन 0। जब ये एलिमेंट नॉन 0 हो गया तो ये रो भी कैसी हो गई, नॉन 0। अब चाहे म्यू -10 कुछ भी हो, चाहे नॉन 0 हो चाहे 0 हो, ये रो कैसी हो गई आपके पास में, नॉन 0। ये भी नॉन 0, ये भी नॉन 0, तो कितनी रो नॉन 0 हो गई, 3। तो ए बी की रैंक कितनी हो गई साहब, 3। देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए। आओ रैंक ऑफ ए भी देखते हैं। तो उसके लिए हमने बी को प्रेस किया, ये बचता है हमारे पास में ए की एक्लन फॉर्म। ये कैसा है, नॉन 0, क्योंकि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, तो देयरफॉर लैम्डा -3 इज नॉन 0। जब ये नॉन 0 है तो ये तीनों रो कैसी हो गई, नॉन 0। तो ए रैंक भी कितनी हो गई आपके पास में, 3। अब दोनों 3 हो गई तो इसका मतलब इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है। और एक चीज आप देखते हो कि यहां पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, x y z 3, और दोनों की रैंक भी कितनी है, 3। तो तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो इसलिए क्या रखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सो रैंक ऑफ ए बी
इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, and thus the equations have unique solution. इक्वेशन क्या रखेगी? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, चाहे म्यू कुछ भी हो, कोई भी उसकी वैल्यू ली जाए, फिर तो इक्वेशन क्या रखेगी? यूनिक सॉल्यूशन। नाउ केस थर्ड आता है आपका, केस थर्ड में हम कैसे करते हैं, आइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आइए ये कैसे होगा, इसको देखने के लिए आइए अब हम देखते हैं इस फाइनल टेबल में, यदि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, दैट इज इफ लैम्डा -3 is equal to 0 and mu -10 is equal to 0, that is lambda equal to 3 and mu equal to 10। यदि ये हो जाए तो दोनों 0 हो गए, तो जब ये दोनों 0 हो गए, यहां भी 0 हो गया आपका एलिमेंट और यहां भी 0 हो गया, तो ए बी, ये ए बी है, ए बी में कितनी नॉन जीरो रो बनी? 2। तो ए बी की रैंक कितनी हो गई? रैंक ऑफ ए बी कितनी हुई? 2। एंड रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए में देखिए ये ए बचता है, ए में ये 0 है, तो ए की रैंक भी कितनी हो गई? 2। तो इस तरह से देखा, जबकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3, जो इन दोनों की इक्वल रैंक से ज्यादा है। नाउ सिंस आप देखते हैं रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 3। 3 मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन या वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन से कम रहेगी। और ये केस कब बनता है? देखो दोनों की रैंक इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट के बाद नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहां बनेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं कि कब कोई इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगी, कैसा सॉल्यूशन रखेगी, तो इस तरह से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में बदल के, मैट्रिक्स फॉर्म से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाकर, ए बी को एक्लन फॉर्म में बदलने के बाद, और उस एक्लन फॉर्म से रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ ए निकाल कर हम देख सकते हैं कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि यदि कंसिस्टेंट है तो कितने उसके सॉल्यूशन है, वेदर द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन और दे मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम अपनी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं और इनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। आगे आप पढ़ेंगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है और उसके साथ क्या क्या केसेस बन सकते हैं। थैंक यू।